नमस्कार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस कार्यकाल के दौरान सरकार के कई ऐसे कामकाज रहे जिनकी चर्चा पूरे विश्व में रही। वहीं विपक्ष भी सरकार पर लगातार आरोप लगाता रहा और इन्हीं कामकाज पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको बता दें, शेखावत से सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले, चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने सांसद के रूप में कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो शुरुआत करें उससे पहले हम देख लेते हैं सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का ये सफरनामा। 3 अक्टूबर 1967 को शंकर सिंह शेखावत और मोहन कंवर के घर जन्मे गजेंद्र सिंह शेखावत ने छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हुए सन 1992 में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता। इसके बाद शेखावत ने सीमा जन कल्याण समिति के महासचिव के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शेखावत को अपना प्रत्याशी बनाया। उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी से था। शेखावत ने चुनाव में उन्हें 4,10,000 मतों से शिकस्त दी। शेखावत लोकसभा की कई कमेटियों के मेंबर भी हैं। इसके अलावा वो कई खेल संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले बहुत बहुत बधाई आपके 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए और केंद्र सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और देशवासियों को सबको बहुत सारी बधाई। शेखावत साहब, केंद्र सरकार ने 3 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा जैसा आम देशवासी मान रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स बता रहे हैं। आपकी नज़रों में आप इस कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में देश की सरकार चुनी गई, जिस तरह की परिस्थितियां उस समय देश में थी, उन परिस्थितियों के से जिस तरह से जो देश भर की जनता त्रस्त थी, जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, ऐतिहासिक सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी। सरकार बनी तब सबसे बड़ी चुनौती मेरे दृष्टिकोण से, यदि मोदी जी के सामने और उस सरकार के सामने थी, वो ये थी कि जनता का शासन व्यवस्था से विश्वास उठ गया था। और इस 3 साल में यदि सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की सरकार की कोई है, तो वो ये है कि ये सरकार इस विश्वास और भरोसे को कि अब बाढ़ खेत को नहीं खा रही है, वापस पुनर्स्थापित करने में, विश्वास को पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुई है। अब इसके अनेक तरह के आयाम हैं, अनेक तरह के जो हैं फैसले हैं, अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। लेकिन सरकार बनने से पहले से जिस दर्शन के साथ में, जिस फिलॉसफी के साथ में, जिस आइडियोलॉजी के साथ में, जो पंडित दीनदयाल जी की अवधारणा थी कि अंत्योदय की अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति के घर में रोशनी करने तक हम लगातार प्रयास करेंगे और सबको साथ लेकर के सबका विकास करते हुए इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करेंगे, बहुत बड़ी चुनौती थी। और देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। न केवल देश अपितु पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का जबरदस्त दौर था। उस अवसर पे 2 तरह के विकल्प हो सकते थे। एक तो यह है कि देश के हितों के साथ में समझौता करते हुए, जैसा आज तक इस देश में हुआ, हम इस मंदी के दौर को गुजर जाने का इंतजार करते, जो निश्चित रूप से एक तरह से आसान रास्ता दिखाई देता था, आसान विकल्प था। और दूसरा जो रास्ता था वो अत्यंत चुनौती भरा था। माननीय मोदी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया कि हम इस मंदी को एक अवसर के रूप में लेंगे और अवसर के रूप में लेते हुए अपने देश को इस मंदी के समय में, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, हम अपने देश को विकसित देश की तरफ ले जाने की दिशा में काम करेंगे। जो फ्लॉज थे, जो समस्याएं थी, भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा कलंक था। आज भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, यदि जैसा मैंने कहा, विश्वास कायम करने के पीछे जो आधार हैं, उसमें सबसे बड़ा आधार बिंदु कोई अगर है तो सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है। और आज भारत के 133 करोड़ लोग, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भारतवंशी बैठे हों, वो इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि इस 2 साल के 3 साल के कालखंड में
इस सरकार के ऊपर कहीं भी किसी भी तरह का कोई काजल का टीका नहीं लगा पाया है। इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के अनुक्रम में बहुत सारे निर्णय लिए गए। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए जनधन अकाउंट जो खोलने का फैसला किया था, वहां से लेकर के और डिमोनेटाइजेशन तक जितने इनिशिएटिव्स लिए गए, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बनाई, बेनामी संपत्ति कानून बनाया, सरफेसी एक्ट में जो चेंजेस किए, इसके बाद में जो है हमने डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया। इस पूरे अनुक्रम में जितने भी फैसले आर्थिक सुधार के लिए गए, उसका परिणाम अब परिलक्षित होने लगा है। हम सब मानते हैं भारत बहुआयामी संस्कृति का बहुत विशाल देश है, दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, और इस इतने बड़े भारत के भूभाग को, इतनी बड़ी जनसंख्या के इस देश को किसी एक जादू की छड़ी से एकदम से सुधार करके और विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा नहीं किया जा सकता। अपनी समय की अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए, गरीबों के कल्याण के, कृषकों के कल्याण के और युवाओं के कल्याण के, इन तीनों इनिशिएटिव्स के माध्यम से एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ है। और अब संपूर्ण विश्व कम से कम इस बात पर विश्वास करने लगा है कि भारत संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है और आने वाली सदी भारत की है, भविष्य भारत का है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करने लगा है। अनेक चुनौतियां भी सामने थी, लेकिन उन चुनौतियों से संघर्ष करते हुए सरकार ने देश की प्रतिष्ठा को और भारतवासियों की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बढ़ाया। नोटबंदी बहुत बड़ा एक फैसला था, मतलब कहें कि सरकार ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया नोटबंदी को लेकर। आपने भी उस समय खुद आप लोगों के पास गए, आप लोगों ने भी देखा। शुरू में आपको भी कहीं लगा कि कुछ इसके परिणाम सकारात्मक आएंगे, नहीं आएंगे? देखिए, जब जनधन अकाउंट खोलने का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया था जी, मैं क्योंकि देश की लोकसभा की वित्त समिति में बैठता हूँ और वित्त संबंधी सारी समितियां जितनी भी हैं, जितनी भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी, लगभग सभी में मुझे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से आशीर्वाद मिला है, काम करने का अवसर मिला है। जब जनधन अकाउंट खोलने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की और कहा कि हम 6 महीने के कालखंड में 10 करोड़ खाते खोलेंगे, दुनिया भर के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले जितने संस्थान हैं, जैसे ब्लूमबर्ग, जेपी मॉर्गन, सब ने उस समय इसके ऊपर संदेह व्यक्त किया था, आशंका व्यक्त की थी, आर्टिकल्स लिखे थे कि भारत का जो बैंकिंग उद्योग है वो अभी इतना मैच्योर्ड नहीं है कि 6 महीने में हम इस तरह के खाते खोल दें। बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, बैंक के कंप्यूटर्स, हार्डवेयर फेल हो जाएंगे, और बहुत सारे आशंकाएं उन्होंने व्यक्त की थी। इस तरह के आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे। जब डिमोनेटाइजेशन का स्टेप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, उससे पहले कुछ संगठन, कुछ चिंतन करने वाले लोग, एक समूह जिसके साथ में मैं भी जुड़ा था जी, हम लोग पिछले 1 साल से इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे और कुछ लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। देश के लगभग 100 से ज़्यादा सांसदों ने चिट्ठी लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी थी कि इस दिशा में सरकार को चिंतन करना चाहिए, सरकार को बड़े नोटों को बंद करना चाहिए, सरकार को जो है फेक करेंसी पे लगाम लगाने की दिशा में कुछ बड़े निर्णय लेने चाहिए। जिस दिन ये 8 नवंबर की रात में ये घोषणा हुई, उस समय में अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे सरकार ने भेजा था। मैं जब वहाँ मुझे इस बात की जानकारी मिली और देश दुनिया के सारे मीडिया के जो हैं चैनल्स इस बात की समीक्षा कर रहे थे और दुनिया भर के फाइनेंस से रिलेटेड लोग भी इस बात पर चिंतन कर रहे थे, उस समय भी ब्लूमबर्ग ने और जेपी मॉर्गन और बहुत सारी संस्थाओं ने आर्टिकल लिखे थे। मैंने पहले जब जनधन के समय में आर्टिकल लिखे और जब जनधन सफल हुआ, आज देश में 27 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए और देश में 97% से ज़्यादा बैंकिंग कवरेज हाउस होल्ड का हो गया है। जब ये सफलता प्राप्त हुई तब सबके सुर बदले और बदले हुए सुरों में लोगों ने इसके कामयाबी के बखान करते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। उन्हीं सब लोगों ने जो आशंका व्यक्त कर रहे थे उन्होंने लिखा। तब मैंने ये कहा कि उनको ये याद दिलाते हुए पुराने आर्टिकल्स कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत अपने आप में बेजोड़ है, बेमेल है, उसका कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।
इसलिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में ये संभव नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ या आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसी आशंका को व्यक्त करते हुए इसकी सफलता पे संदेह करना निश्चित रूप से अनुचित है। और क्योंकि हमने जनधन के समय में ऐसा देखा है, इसलिए ये अवश्यंभावी सफल होगा। जनधन ये डिमोनेटाइजेशन का स्टेप सफल हुआ और उसके साथ में एक नई चीज इस देश में सिद्ध हुई है, वो ये कि देश का नेतृत्व, यदि नेतृत्व पर विश्वास हो और पूरी जनता को इस बात का भरोसा हो कि हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय हमारे देश और देशवासियों के हित में है, तो देश कितनी भी बड़ी कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार है। और ये एक नया विश्वास जो है देश में, देश की सरकार ने स्थापित करने में कामयाबी पाई है। ये भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। डिमोनेटाइजेशन के कारण से एक बार जो हम अपेक्षा करते थे कि एक बार ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा, निश्चित रूप से ब्लैक मनी पर अंकुश लगा है। जो वेरियस स्टेप्स सरकार ने लिए उसके कारण से भी लाखों करोड़ रुपए के ब्लैक मनी का डिक्लेरेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है आतंकवाद पर एक बार लगाम लगी। हमें जानकारी नहीं थी कि हमारे देश में कितना काउंटरफीट करेंसी है, कितने नकली नोट हैं। उन जाली नोटों पर एक बार लगाम लगी। हालांकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज दुनिया का कोई भी देश जाली नोटों की समस्या से अछूता नहीं है। हमारे यहाँ भी वापस काउंटरफीट करेंसी आएगी, हमको लगातार इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे, पर एक बार की इतनी बड़ी काउंटरफीट करेंसी जो अनुमान लगाया जाता है कि 800 करोड़ से लेकर के और पता नहीं कितने हजार लाख करोड़ तक है, वो सब मार्केट से बाहर हो गई है। निश्चित रूप से सफलता मिली है और मैं इसके लिए देशवासियों को और देश के बैंकिंग सेक्टर को, दोनों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। एक पाकिस्तान से जो आतंकी गतिविधियां थी, कश्मीर हो और भी कई मुद्दे रहे, कुलभूषण जाधव को फांसी का मामला हो जिसमें भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया, ये जज वहाँ जाके न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। आपको क्या लगता है कि जो आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की बात थी उसमें कहीं ना कहीं सफल रहे या और अभी इसमें काम करने की जरूरत है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, व्यक्ति कुछ भी चुनाव कर सकता है, लेकिन उसका पड़ोसी कौन होगा इसको कोई भी देश चुनाव नहीं कर सकता। उसका पड़ोसी तो जो है वही रहेगा। ये बात सर्वविदित है और पूरा विश्व इस बात को जानता है कि दुनिया के इस्लामिक आतंकवाद की केंद्र यदि कहीं है तो वो पाकिस्तान में, और दुर्भाग्य से वो हमारा पड़ोसी है। और दुर्भाग्य से उस पाकिस्तान का जन्म ही भारत के विरोध के आधार पर हुआ है। कश्मीर समस्या निश्चित रूप से आज अखबार के सुर्खियों का पिछले कई दिनों से केंद्र बनी हुई है, लेकिन कश्मीर समस्या को भी थोड़ा विस्तार में समझने की आवश्यकता है कि कश्मीर केवल ये घाटी के 4 या 5 जिले ही नहीं है। जम्मू से लेकर के लेह तक जो जितना भूभाग है और टोटल जितनी पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश में निवास करती है, उसका केवल 5-7% भूभाग और 10% जनता जो है वो ही इस जो है मिलिटेंसी के एरिया से प्रभावित एरिया में निवास करती है। पाक प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पर से छेड़खानी, निश्चित रूप से घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। जिस तरह से भारत में एक समृद्धि की आशंका बनी है और जिस तरह से भारत भर में भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है और जिस तरह से भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होने वाला है, इस बात की संभावना, इस बात का विश्वास देश भर में बढ़ा है, तो भारत विरोधी जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां एक साथ होकर के, एकजुट होकर के इस मुहिम को, इस स्पीड को ब्रेक करने के लिए, अवरोध खड़े करने के लिए कोशिश कर रही हैं। पर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीमा पर कार्यरत सुरक्षा बलों को, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो या जितने भी सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, एसएसबी है नॉर्थ ईस्ट में, विशेष रूप से पाकिस्तान के बॉर्डर पर काम करने वाले जो सीमा सुरक्षा बल है, उसको एकदम से खुली छूट दी है। और हम सब ने देखा है कि जिस तरह से भारत की सेना ने और भारत के सीमा सुरक्षा बल ने इस पे रिएक्ट करना शुरू किया है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और मुझे लगता है कि इस समस्या के अंत होने से पहले की ये अंतिम जगमगाहट है। कुलभूषण जाधव का उल्लेख आपने किया। कुलभूषण जाधव भारत का बेटा है और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा के पटल पर यह बात कही थी
कि हम अपने देश के बेटे को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे और हम किसी भी एक्सटेंड तक जाएंगे। उन्होंने खुली चुनौती पाकिस्तान को दी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक बार सजा पर रोक लगाई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों में यमन में और अरब देशों में फंसे हुए भारतवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को, आज से पहले ऐसा होता था कि किसी देश में यदि किसी इस तरह के उपद्रव की स्थिति होती थी तो अमेरिका या इजराइल की तरफ लोग आंखें उठा करके देखते थे कि शायद वो हमारे देश के लोगों का कुछ सहयोग कर सकें, मदद के लिए। हमें मदद कर सकें और हमारे लोगों को इवैक्यूएट कर सकें। देश के लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि 27 देशों के प्रतिनिधियों को, 27 देशों के नागरिकों को, जिसमें अमेरिका के लोग भी थे, पाकिस्तान के लोग भी थे, चीन के लोग भी थे, जापान के लोग भी थे, यूरोपीय देशों के लोग भी थे, हमने हज़ारों लोगों को इवैक्यूएट करने का यहाँ से काम किया। और सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि हम उस इवैक्यूएशन के प्रोसेस को जो है मैं उनके लोगों को भी इवैक्यूएट करने का साथ साथ में मदद करें। अपने आप में बदलता हुआ परिदृश्य है और आने वाला समय मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से देश की ताकत बढ़ रही है, आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी घटनाएं अब हो रही हैं, इन पे पूर्ण रूप से विराम लगने वाला है। यूपी चुनाव में आप भी प्रचार के लिए रहे 1 महीना भर तक, आपने भी कई बेल्ट देखी, कई बेल्ट संभाले, प्रचार में रहे, ऐतिहासिक जीत मिली बीजेपी को। पीछे कारण क्या मान रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में और उत्तर प्रदेश से पहले भी लगभग लोकसभा के बाद में जितने विधानसभा चुनाव में, सब में मुझे पार्टी की तरफ से काम करने का अवसर मिला। यूपी एक बड़ा चुनाव था। यूपी एक बहुत बड़ा चुनाव था। उत्तर प्रदेश में जो पिछले इतने लंबे समय से ये क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी और इन्होंने मिलकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटा खसोटा था। राजस्थान में, हम पश्चिमी राजस्थान में निवास करते हैं और हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ निश्चित रूप से उनके कंपैरिजन में बहुत चुनौती भरी हैं। लेकिन मैं अब जब अपने गाँव में जाता हूँ, जहाँ दूर दूर ढाणियों में थोड़े थोड़े हैबिटेशंस में लोग निवास करते हैं, मैं लोगों से अब कहता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी हमारे यहाँ उनसे विकास के दृष्टिकोण से यदि हम तुलना करें तो हमारा आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये जो भाई भतीजावाद, लूज कसोट की राजनीति का दौर चला, दुर्भाग्य से इसने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल से बर्बाद करके रख दिया। पूरे प्रदेश की जनता एकदम से त्रस्त थी और जिस तरह से एक पूरे देश भर की जनता का एक नैसर्गिक विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी प्रणाली पर जमा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी समय पर सटीक निर्णय किया, विकास के एजेंडे पर वोट दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे वोट दिया और माननीय अमित शाह जी के ने जो है कुशल प्रबंधन के कारण से हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। और निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में और इस देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो। शेखर साहब, काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं, हमने यहाँ चर्चा की, लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष आरोप लगाता रहा है। वो कहता है काला धन लाने की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, 15-15 लाख खातों में डालने की बात कही थी, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी। देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात अभी मैंने विस्तार से कही कि जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को जिस तरह से एक कोने में खड़ा किया और उसको एक आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में पूरी दुनिया भर में सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ जो कुछ कर रहा है, जिस तरह की वहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, जिस तरह की वहाँ के हालात हैं, उन हालात में पाकिस्तान ये बौखलाहट भरे कदम जो उठा रहा है, ये पाकिस्तान को इसके विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ तक काले धन के ऊपर रोक लगाने की बात है, जैसा मैंने कहा कि पहला स्टेप जो लिया था, एसआईटी बनाई थी, उसके बाद में विदेश में जो आपकी संपत्तियां, उन संपत्तियों पर अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ पे हमने नया कानून बनाया, बेनामी संपत्ति पर हमने एक नया कानून बनाया, हमने एक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लागू की और उसके बाद में डिमोनेटाइजेशन। और इसके साथ साथ में जो देश की सरकार का जो एनपीए, देश की जो सरकारी बैंकों का एनपीए का बोझ देश की सरकार पर बढ़ा था, बैंकिंग व्यवस्था जिस तरह से चरमरा रही थी, उसको रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। इन सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट हुआ है। इस बात का के लिए कोई भी आरोप लगाना या कोई भी लांछन लगाना ये बहुत आसान है, लेकिन वस्तुस्थिति से ये सब परे है। ये सतत प्रक्रिया जारी रही, ये सतत प्रक्रिया जारी है और काले धन पर लगाम लगी। और जिस तरह से टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं,
जीएसटी अपने आप में बहुत जी, बड़ा एक बहुत रिफॉर्म है। और उसके बाद में ये कर चोरी, कर वंचना जो है, ये इस देश में एक बीते हुए समय का अध्याय बन जाएगी। और कर जो है, इसके सरलीकरण के बाद में, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक व्यापारियों के समूह में कहीं बैठक के दौरान बात कर रहा था, प्रवास के दौरान बीकानेर में। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, व्यवसायी भी थे, ट्रेडर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग थे। सब लोगों ने एक राय से इस बात को स्वीकार किया कि देश की सरकार ने ये जो प्रयास किए हैं और कर वंचकों पर जिस तरह से सख्ती की है, कर चोरों पर जिस तरह से सख्ती की है, एक विचार में बदलाव निश्चित रूप से आया है। और विचार में बदलाव आकर के अब सब लोग ये सोचते हैं कि हमको कर जमा कराना है। और जो है ये टैक्स एंड जीडीपी का जो रेशियो जो हिंदुस्तान में कम है, पूरी दुनिया की अपेक्षा कम है, इसको बढ़ाने में निश्चित रूप से हमको सफलता मिली है। डिमोनेटाइजेशन के स्टेप से भी इसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि विपक्ष जो है, ये आरोप लगाना विपक्ष का काम है, और काम करते करते इस देश को आगे बढ़ाना, जिस संकल्प के साथ में हम सब लोग राजनीति में आए हैं, और जो प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहा जाने वाला वाक्य है कि हम केवल सत्ता चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए नहीं इस सरकार में नहीं आए हैं, हम देश चलाने के लिए सरकार में नहीं आए, हम देश बदलने के लिए सरकार में आए, और हम बदलने के लिए काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से। अभी तक हमने बात की केंद्र सरकार के कामकाज पर, और यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खुद सांसद के इस 3 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। आप बने रहिए चैनल 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से। शेखावत साहब, ब्रेक से पहले हमने बात की केंद्र सरकार के कार्यकाल पर। आपके भी सांसद के रूप में जो कार्यकाल रहा, उसके भी 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से बधाई। आपकी लोकप्रियता तो बढ़ती गई, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब आप चुनाव लड़े, जब और आज में काफ़ी अंतर आ गया। लोगों में एक विश्वास आपने पैदा कर लिया, लोगों को एक विश्वास हो गया कि हमारा सांसद हमारा है। अपनेपन की जो बात है जोधपुर की, वो आपने हासिल कर ली। आप खुद आपकी नज़रों में आपके कार्यकाल के बारे में क्या मानते हैं? देखिए, जोधपुर की जनता ने जिस तरह से मुझे प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया, और जो एक भरोसा और विश्वास मेरी पार्टी के नेतृत्व और मुझ में व्यक्त किया, हमारी विचारधारा में व्यक्त किया, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का जो है बोझ मेरे कंधों पे था। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष राजनीति में नया था। मैं सामाजिक संगठनों के साथ में काम करता था, उससे पहले विद्यार्थी परिषद के साथ में काम करते हुए छात्र संघ का अध्यक्ष के रूप में काम किया था। लेकिन एक नई भूमिका में, नए रोल में, नए कलेवर में मुझे काम करना था, और वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जो बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, इतने सारे काम देते हैं। अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत विशाल लोकसभा क्षेत्र है, लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और इस बड़े भूभाग के क्षेत्र में एक बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में अपने आप को सारे गांव ढाणी तक, सब तक पहुंचाना, सबकी समस्याओं को समझना, पर क्योंकि मैं पिछले 25 साल से सामाजिक क्षेत्र में, इसी पूरे क्षेत्र में काम कर रहा था, इसलिए बहुत सारे विषय मेरी जानकारी में थे। मैंने चुनाव के समय में उनकी चर्चा की थी, चाहे वो एयरपोर्ट के विकास का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, गांव ढाणी तक बिजली पहुंचाने का मुद्दा हो, गांव ढाणी तक पेयजल पहुंचाने का मुद्दा हो, घर घर तक को रोशन करने का मुद्दा हो। इन सारे विषयों पे हमने एक साथ काम प्रारंभ किया। और मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूँ 3 साल बाद में, मैं जानता हूँ कि आगे बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। अंतिम व्यक्ति तक जो है सारी सुविधाओं को पहुंचाना, और विकास एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को मैं एक बार फंडामेंटल सारे जितने भी हैं, मौलिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक की दिशा में काम किया है। और अभी बहुत सारा लंबा रास्ता तय करना है।
मैं सोचता हूँ कि ये जो 3 साल का कालखंड है, इस कालखंड में जिस तरह से हमने लगातार लगभग दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हुए लोकसभा के अपने कमिटमेंट्स हैं। लोकसभा में क्योंकि साल में लगभग 100, 110 दिन, 120 दिन लोकसभा की कार्रवाई चलती है। जोधपुर वालों के लिए ये अपने आप में एक सुखद एहसास है कि उनका सांसद जो है उसकी अटेंडेंस जो है टॉप अटेंडेंस वाले सांसदों में उसकी गिनती आती है। सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले जो देश के 10 सांसद हैं, कभी भी उनका सांसद जो है पिछले 3 साल में उस पहले 10 के नंबर से बाहर नहीं हुआ। हमेशा पहले 3, 4, 5 लोगों में, 1 से लेकर के 4, 5 के बीच में हमेशा रहता है। और उनके लिए ये भी अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है कि सारे, न केवल जोधपुर अभी तो पूरे पश्चिमी राजस्थान से जुड़े हुए विषयों पर उनका सांसद लोकसभा में बात करता है। प्रयास किया है, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। आदरणीय वसुंधरा जी के आशीर्वाद से प्रदेश की सरकार की योजनाओं को और देश की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जोधपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में खूब सारा काम किया है। एयरपोर्ट जो बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको रिजॉल्व करा करके 37 एकर्स लैंड का एमओयू शुरू करके और ग्राउंड पर फेज़ 1 का काम शुरू कर दिया है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो एक अपने आप में एक चुनौती थी, जोधपुर जिससे मरहूम था, सुबह शाम हवाई जहाज नहीं उतरने की हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं थी, वो इंस्टॉल कर दिया है, वो वर्केबल हो गया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। सड़कों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम सब लोग महसूस कर रहे हैं और पूरा देश भी महसूस कर रहा है, साथ साथ में जोधपुर के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, आज जोधपुर सब तरफ से जो है वो नए नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ जोधपुर बर जो एक जोधपुर वासियों का सपना था, एक मिसिंग लिंक था हम सब लोगों के लिए, वो भी जो है हमने पूरा हुआ है, उसमें भी काम शुरू हुआ है। और ये 125 किलोमीटर का टुकड़ा पूरा होने के साथ साथ जोधपुर की रिंग रोड जो अत्यंत दबाव में थी, और रिंग रोड भी नहीं कह सकता, वो एक सी सर्कल जोधपुर के चारों तरफ था, उसको पूरी रिंग रोड बनाना, उसको नेशनल हाईवे के रूप में उसको नोटिफाई करा के उसको 4 लेन के रूप में विकसित करना, उसके लिए भी काम शुरू हो गया है। आज ही के समाचार पत्र में छपा है कि अगले 1 महीने में इस दिशा में टेंडर हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से इसको सहमति मिल गई है। आदरणीय वसुंधरा जी के आशीर्वाद से बची हुई जो ज़मीन थी, सी को ओ में कन्वर्ट करने के लिए जो बची हुई ज़मीन थी, उसके अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। लटर भारतमाला जो बॉर्डर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो सड़क बनाने का प्रोजेक्ट है, उसमें जोधपुर का बड़ा भूभाग आता है और उससे लेटरल रोड्स निकाल करके और नेशनल हाईवेज के बीच में इंटरकनेक्टिंग रोड बना करके पूरे क्षेत्र में सड़कों का एक जाल बिछाना। यदि मैं गिनती करूं तो जो प्रपोज्ड रोड्स हैं, जो काम चल रहा है और जो लगभग पूरा होने की दिशा में है, सबको जोड़ता हूं तो लगभग 8-9 हज़ार करोड़ रुपए के सड़कें हमारे यहाँ बन रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गाँवों को सड़क से जोड़ने का अटल जी का सपना था, और जो विश्वास उन्होंने किया था कि गांव में यदि विकास करना है तो विकास का रास्ता सड़क के माध्यम से जाएगा। आज मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 किलोमीटर रोज के हिसाब से सड़क बन रही है, और 1 वर्ष में यदि सबसे ज़्यादा PMGSY की रोडें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में सैंक्शन हुई हैं तो इस वर्ष में हुई है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दिशा में काम करना शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मैंने लोकसभा में पहली बार मुझे अवसर मिला और मैंने बात की थी कि मेरे गांव के बच्चों को, मेरी ढानिया के बच्चों को अभी भी जो है लालटेन चिमनी में पढ़ना पड़ता है, मेरी माताओं बहनों को अभी भी सुबह उठ करके घट्टी घुमानी पड़ती है ताकि वो अपने परिवारजनों का भोजन बना सकें, आटा पीस सकें। मेरी इस दर्द भरी आवाज़ को सुन करके और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, एक कमेटी बना करके सारा जो है अध्ययन करके, पीयूष गोयल साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दिल से कि जो 18,000 गांव देश भर में अंधेरे में थे, उनमें से 13,500 गांव रोशन हुए हैं। और अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी, और मारवाड़ की बात करूं तो लाखों घरों में दिया जला है, लाखों घरों में हम रोशनी कर पाए हैं। ये अपने आप में एक खुशी देता है, बहुत सुकून देता है कि आपने अपने क्षेत्र के, आपने अपने निर्वाचकों के लिए कुछ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लागू की, एक आह्वान किया देश के लोगों से जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, कि जो समर्थ है वो सब्सिडी छोड़े तो मैं गरीबों को, ऐसी महिलाओं को जिनका आधा दिन उपले बीनने में और गोबर बीनने में, लकड़ियां बीनने में, ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सकें, उसमें बीतता है। अपनी आधी उम्र में वो अपनी आंखें फूंक धुएं में
फूंक मार मार करके अपनी आंखें खो देती है। मैं उनको घर में गैस देना चाहता हूँ, उनको निःशुल्क चूल्हा देना चाहता हूँ, उनको निःशुल्क कनेक्शन देना चाहता हूँ, ताकि वो इस धुएं से मुक्त हो सकें। ये 6-8 घंटे दिन का जो मजदूरी, जो लेबर उनको सिर्फ अपना चूल्हा जलाने के लिए करनी पड़ती है, अन्न की भोजन खरीदने के लिए नहीं, या खाद्यान्न खरीदने के लिए, सिर्फ चलाने के लिए लकड़ी बीनने या गोबर बीनने में देनी पड़ती है, उससे मुक्त हो सकें। इस दिशा में जो काम शुरू हुआ, देश भर में जो 2-2.5 करोड़ के लगभग कनेक्शंस हुए हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में भी लगभग 60,000 के आसपास कनेक्शंस हुए हैं। युवाओं के रोजगार के लिए जो स्कीम बनी कि हम स्वरोजगारी अपने युवा को बनाएं, मुद्रा योजना में लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ ऋण मिला है। और आने वाले इन सब में जो मैक्सिमम बेनिफिशरी है वो SC ST और महिलाएं हैं। 75% के लगभग आंकड़ा इस तीन तबकों से आता है। तो गरीब के घर में एक आशा की किरण जगाते हुए उसको खड़ा करने का अवसर, उसको बराबरी का आने का अवसर हम लोग दिला पाएँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। अपने आप में एक सुखद एहसास होता है कि जो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, हम उसको पूरा करने की दिशा में राजस्थानी भाषा को मान्यता का मुद्दा आपने संसद में उठाया था, उस पर भी काम चल रहा है। आपको लगता है जो आपने एक इशू उठाया हो जाएगा? देखिए, देश में जो है अनेक भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली है। राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता मिले, मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था उस जमाने से मैं इस विषय के साथ में काम कर रहा हूँ, इस आंदोलन के साथ में काम कर रहा हूँ। लोकसभा में चुने जाने के बाद में लोकसभा में संसद के पटल पर मैंने भी इस विषय को उठाया। इसके अलावा अनेक सांसदों ने भी इस विषय को उठाया है। हमने भोजपुरी भाषी प्रदेश क्षेत्र के लोगों को भी अपने साथ में जोड़ा और भोजपुरी और राजस्थान की एक संयुक्त लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया। हम माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले, दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की, जोधपुर से भी अनेक बसें भर करके, और राजस्थानी भाषा के प्रेमी, मायड़ भाषा के प्रेमी जो हैं वो वहाँ पहुँचे। माननीय राजनाथ सिंह जी से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि देश में अनेक भाषाएं, लगभग 30 से ज़्यादा भाषाएं संवैधानिक मान्यता के लिए एप्लीकेशन लगा करके रास्ते में खड़ी हैं। इनमें से किस तरह से हम कुछ भाषाओं को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। हमने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद में उनको जानकारी उपलब्ध कराई कि देश में इस तरह की मान्यता के लिए मांग करने वाली 3 भाषाएं, उन 36 में से 3 भाषाएं ऐसी हैं, एक भोजपुरी, एक राजस्थानी और एक भोंटी। भोजपुरी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लगभग देश के 30 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। राजस्थानी लगभग 6-7-8 करोड़ लोगों की भाषा है और देश के सबसे बड़े जो है प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से उसकी मातृभाषा है। और उसके साथ साथ में तीसरी जो है वो भोंटी, जो पूरे ट्रांस हिमालयन रीजन में बोली जाती है, पूरे हिमालय के क्षेत्र में बोली जाती है। इन तीनों भाषाओं को किसी न किसी देश में मान्यता जो है संवैधानिक मान्यता मिली भी है। भोंटी को भूटान में मान्यता मिली है, भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेपाल में मान्यता मिली है। राजस्थानी को नेपाल में मान्यता मिली है और भोजपुरी को लगभग 6 देशों ने मान्यता दे रखी है। तो हमने ये माननीय राजनाथ सिंह जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उनको कहा कि हमारे देश की जिन भाषाओं को दूसरे देशों ने मान्यता दे दी है, कम से कम अब तो हमारा अधिकार है कि मान्यता मिले। इस दिशा में काम हुआ है। लेकिन पहले एक सत्र जो है, जब ये हमने प्रतिवेदन दिया था, वो सत्र, उसमें अपेक्षा थी, लेकिन वो सत्र क्योंकि विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछले सत्र में अनेक सारे विषय थे, क्योंकि GST से जुड़े हुए कानून पास करने थे, बजट को पास करना था। मैं सोचता हूं कि आगामी मानसून सत्र में शायद इस पर विचार होगा और हमारे जोधपुर ही नहीं, मारवाड़ ही नहीं, अपितु राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को एक ये जो अस्मिता का प्रश्न उन्होंने बनाया है कि राजस्थानी को, हमारी मायड़ भाषा को मान्यता मिले, ये जो है सपना हमारा पूरा। अंत में मैं जानना चाहूँगा, सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के सपनों का जोधपुर कैसा होगा? देखिए, जोधपुर की अपनी एक परंपरा है, जोधपुर की अपनी रवायत है, जोधपुर की अपनी संस्कृति है। विकास के नाम पर हम अपनी संस्कृति से दूर न हो, विकास के नाम पर हम अपनी इस अपनायत और इस प्रीत की परंपरा को न छोड़ें। विकास के नाम पर हमारे यहाँ जो भाईचारा है, हमारे यहाँ जो संस्कृति है, अनूठी संस्कृति है, इस संस्कृति को हम कहीं खो न दें। लेकिन साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो ये जोधपुर शहर के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करो तो ट्रैफिक का जो दबाव बढ़ रहा है, हम इसको किस तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हम किस तरह से एलिवेटेड रोड बनाएं और आने वाले समय में हमारा जोधपुर जो है वो एक दुनिया भर में जो एक विशिष्ट पहचान रखता है, उस पहचान को कायम करते हुए भी एक डेवलप्ड सिटी के रूप में तैयार हो।
एक आईटी हब की कल्पना अभी की है हमारी राजस्थान सरकार, उसके लिए प्रयास कर रही है कि जोधपुर और पाली के बीच में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बने। कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो लाखों करोड़ रुपए हम इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज के लिए विदेशी मुद्रा को खर्च करते हैं साल में, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर्स हो, मोबाइल्स हो, उन सब का निर्माण देश में शुरू हो। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में इस दिशा में काम शुरू हुआ है और देश में 2 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। उसमें से एक हब का जो है प्रस्ताव हमारे, क्योंकि सांसद जोधपुर जिले से ही कई और पाली पास के पड़ोस दोनों को मिलाकर के जो सांसद हैं वो आईटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया है। और यदि ये सपना पूरा हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि जोधपुर आने वाले समय में विश्व के पटल पर, न केवल देश के पटल पर, अभी विश्व के पटल में अपनी एक अलग पहचान रखेगा। और जो सपनों का जोधपुर है वो निश्चित रूप से बनेगा, लाखों युवकों को रोजगार मिलेगा और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अपने शहर को एक सुंदर अच्छे शहर के रूप में, लेकिन सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए शहर के रूप में डेवलप कर पाएंगे। तो ये थे सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनसे हमने बात की केंद्र सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के बारे में और खुद जाना उनसे उनके सपनों का जोधपुर कैसा होगा। सांसद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को केंद्र सरकार की योजनाएं और आपकी जो भविष्य की योजनाएं और जो कामकाज है उनके बारे में बताया। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।